इसी ज्ञान चैनल में आप लोग का स्वागत है। आज की क्लास में हम इकोनॉमिक का एक्सचेंज रेट टॉपिक लेकर आए हैं, जो कि पीटी और मेंस दोनों एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। ये पीसीएस में भी ये सबसे क्वेश्चन ज़्यादातर देखा गया है और डेली का न्यूज़ में ये सब देखने को ज़्यादा मिलता है। अगर एक्सचेंज रेट के बारे में आप अच्छे से आप समझ जाते हैं तो आपको पीटी में आसान हो लगेगा इकोनॉमी का कोई भी क्वेश्चन। इकोनॉमी के साथ साथ मेरे चैनल में आपको पॉलिटी का, हिस्ट्री ऑप्शनल का, बाकी सभी का वीडियो भी मिल जाएगा। आप प्लेलिस्ट में जाके वहाँ से देख सकते हैं। चलिए आज की क्लास हम इकोनॉमी एक्सचेंज रेट के बारे में करते हैं। सबसे पहले देखिए हम लोग एक्सचेंज रेट के बारे में जानेंगे। एक्सचेंज रेट के अंतर्गत हम किस किस पॉइंट को कवर करेंगे, टॉपिक को कवर करेंगे, ये मैं आपको बता देना चाहता हूँ। सबसे पहले से एक्सचेंज रेट का डिफिनेशन के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। देन आफ्टर टाइप, देन एक्सचेंज रेट regime, change in exchange rate, then after convertibility. Okay, चलिए आते हैं डिफिनेशन। एक्सचेंज रेट क्या होता है? एक्सचेंज रेट को हिंदी में विनिमय दर भी बोलते हैं। ठीक है, ओके। ये जो ना मुद्रा का अंतर्राष्ट्रीय क्रय विक्रय, सेल एंड परचेजेस ऑफ मनी इंटरनेशनली, अन्य मुद्रा की इकाइयों में व्यक्त किया जा सकता है इसे। जैसे मानिए हम जैसे डॉलर और रुपीज़ में हमें देखते हैं ना, डॉलर बढ़ते जाता है, रुपये का वैल्यू गिरते जा रहा है। अभी प्रेजेंटली डॉलर 75.52 रुपीज़ $1 के बराबर। अगर हमको $1 खरीदना है उसके लिए हमें 75.52 रुपीज़ पे करना पड़ता है। उसी तरह हीरो के सेंस में 1 यूरो के अगर हमको खरीदना है तो उसके लिए हमको 83.87 रुपीज़ इन्वेस्ट करना पड़ता है, मतलब स्पेंड करना पड़ता है। इसी को बोलते हैं विनिमय दर। मतलब जो पहले भी देखिए आप बार्टर सिस्टम जब पढ़े होंगे, वस्तु विनिमय, एक वस्तु के बदले में दूसरे वस्तु का आदान प्रदान किया जाता है। बस सेम और एक्सचेंज रेट में क्या होता है, एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा का दूसरे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा से आदान प्रदान करते हैं, और कुछ इसमें ज़्यादा नहीं है। ठीक है, टाइप्स ऑफ एक्सचेंज रेट के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे नॉमिनल एक्सचेंज रेट, नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट, रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट। सबसे पहले हम लोग नॉमिनल एक्सचेंज रेट देखेंगे। ये सब चालू खाता पे होता है, चालू कीमत पे, वर्तमान कीमत के आधार पे ये सब का तय होता है। इसमें क्या होता है, रुपया के इकाई मात्रा के बदले जो है ना, कोई भी एक प्रकार का विदेशी मुद्रा की मात्रा, इसे ही नॉमिनल एक्सचेंज रेट कहते हैं। ये आरबीआई जो है ये तीनों को यूज करता है, पर ये ऑफिशियली यूज के लिए ये नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट और रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट ये ऑफिशियली सिर्फ आरबीआई अपना नीतिगत पॉलिसी जो बनाता है, आंतरिक पॉलिसी बनाता है, उसके लिए यूज करता है। डेली लाइफ में प्राय यही यूज होता है, नॉमिनल एक्सचेंज रेट ही देखने को मिलता है। ओके, आप देखिए नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट क्या है। ये भी चालू कीमत मतलब वर्तमान कीमत स्तर पे ही चेक किया था। ये क्या, उसमें क्या था, नॉमिनल एक्सचेंज रेट में रुपये की इकाई मात्रा के बदले किसी एक प्रकार की मुद्रा, किसी एक प्रकार का विदेशी मुद्रा। इसमें इसमें क्या है, चालू कीमत पे ये, पर रुपये की इकाई मात्रा के बदले कई प्रकार की विदेशी मुद्रा का औसत मात्रा इसके अंतर्गत देखते हैं। अब चलते हैं हम लोग रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट। रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट के अंदर यहाँ पे चालू कीमत नहीं, यहाँ पे आधार वर्ष की कीमत पे, कोई भी जैसे स्थिर कीमत पे इसको कह सकते हैं। इसमें क्या होता है, रुपया की इकाई कीमत के बदले कई प्रकार की विदेशी मुद्राएं के औसत। ये सेम है, आपको नीड की तरह ही ऋण भी है, बट वहाँ पे चालू कीमत पे, यहाँ पे आधार वर्ष पे। ओके, अब आते हैं हम लोग एक्सचेंज रेट रेजिम। एक्सचेंज रेट रेजिम क्या है, विनिमय दर व्यवस्था क्या है। देखिए कोई भी एक संरचना होता है जिसके अंतर्गत कानून, संस्था, नीति ये सब बनता है। इसके निर्धारण के लिए, परिवर्तन के लिए, जो विनिमय दर को परिवर्तन करने के लिए जो पूरा सिस्टम है, जिसके अंदर लॉ हो गया, ऑर्गेनाइजेशन हो गया, पॉलिसी सब आता है, उसे ही बोलते हैं एक्सचेंज रेट रेजिम। ये 3 तरह का होता है मेनली। ये गौर किया, ये तीन तरह का सभी कंट्री में अलग अलग होता है। किसी में रिजिड एक्सचेंज रेट रेजिम देखने को मिलता है, किसी में फ्लोटिंग, किसी में मैनेज्ड। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे रिजिड एक्सचेंज रेट रेजिम क्या होता है। कोई भी लागू कानून के तहत क्या होता है, इसके निर्धारण और परिवर्तन करने के लिए
प्रशासनिक संस्था को शक्ति होता है, मार्केट को इसमें स्वतंत्रता कम दी जाती है, नहीं रिजिड में तो दी ही नहीं जाती है, बिल्कुल नहीं दिया जाता। मार्केट प्रशासनिक निकाय इसका विनिमय दर की मात्रा वो तय करता है, रेट तय करता है। जैसे इंडिया में भी आपको 1900 आज़ादी की बात तक ये एक आया था, मतलब क्या बोलते हैं, फॉरेन एक्सचेंज रेट आया था 73 में, फिर जिसको बोलते हैं फेरान नियम, उसके तहत इंडिया में 1975 से 1991 तक ऐसी ही व्यवस्था था। मतलब प्रशासनिक निकाय के पास ही पूरा पावर था विनिमय दर का तय करने का। मतलब खुदरा विक्रेता हुआ वो सबको, मार्केट मतलब मार्केट को नहीं था, खरीद बिक्री का अधिकार नहीं दिया गया था। और इंडिया में जो था, जो प्रशासनिक निकाय था, केंद्रीय निकाय था, सरकारी निकाय था, वो आरबीआई था जो इसका निर्धारण किया करता था। ये आपको रिजिड एक्सचेंज रेट ज़्यादातर समाजवादी साम्यवादी देश में अभी भी देखने को मिलता है, जैसे चीन हुआ, क्यूबा हुआ, नॉर्थ कोरिया हुआ, ये सब जगह पे अभी भी आपको देखने को मिलेगा। अब आते हैं हम लोग फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। फ्लोटिंग एक्सचेंजेस के अंतर्गत क्या देखते हैं, इसमें विदेशी मुद्राओं का मतलब क्रेताओं और विक्रेताओं को, मतलब मार्केट को यहाँ पे जो है ना पूर्ण स्वतंत्रता दिया जाता है। यहाँ तक कि एक्सचेंज रेट का निर्धारण करने के लिए, उसमें परिवर्तन करने के लिए मार्केट पे छोड़ दिया जाता है। इसमें कोई भी इंटरफेयर नहीं होता प्रशासनिक निकाय का, कोई भी मतलब सरकार का इसमें कोई भी इंटरफेयर नहीं होता, मार्केट पे छोड़ दिया जाता है। ये आपको ज़्यादातर देखा जाएगा, आप लोग इसको देखिएगा कैपिटलिस्ट कंट्री में, पूंजीवादी कंट्री में देखा जाएगा, वो भी पश्चिमी देश का ज़्यादातर कंट्री में यही रहता है। वहाँ पे मार्केट के ऊपर ही इसका निर्धारण छोड़ दिया जाता है करने का, अपने अनुकूल वो करता है, घटाता है, बढ़ाता है, जैसे भी करता है। चलिए आप मैनेज एक्सचेंज रेट रेजिम देखते हैं। मैनेज एक्सचेंज रेट रेजिम के अंतर्गत क्या देते हैं, इसमें दोनों को स्वतंत्रता मिलता है, मार्केट को भी कुछ मिलता है और आपको ये गवर्नमेंट को भी मिलता है, हमारे प्रशासनिक निकाय को भी मिलता है। इसमें प्राय तो मार्केट को पूरी छूट रहती है उसको निर्धारण करने के लिए, लेकिन आवश्यकता अनुसार देश हित में जब भी ऐसा लगा, आरबीआई को, इंडिया के लिए बोल रहे हैं, आरबीआई को ऐसा लगा कि नहीं ऐसे कोई व्यवस्था बनाना होगा, मतलब चेंज करना होगा, तो एक कोई कानून लाना होगा, तो वो ला सकता है, इसमें कोई भी नहीं है, कोई भी रुकावट नहीं है, ऐसे ही छोड़ दिया जाता है मार्केट पे, ज़्यादा इंटरफेयर नहीं किया जाता है, आवश्यकता अनुसार ही किया जाता है। ये आकर इंडिया में देखिएगा, फेमा अधिनियम 1999 के तहत से ही लागू है, 1 जून 2000 से ही लागू है। फेमा फुल फॉर्म जानते होंगे, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1990, इसके 1990 हो गया। अब फेरा हम क्या बताया था आपको, 1991 तक था। इस बीच क्या था, इस बीच फेरा में ही बार बार संशोधन किया गया, कई बार संशोधन किया गया, 92, 93, 94 में बहुत बार संशोधन किया गया है इसमें। चलिए आप लोग हम आगे की टॉपिक पे चलते हैं, चेंजेस इन एक्सचेंज रेट और इट्स इफेक्ट। जब एक्सचेंज रेट में बदलाव होता है तो इसका क्या प्रभाव पड़ता है। अगर एक्सचेंज रेट बढ़ता है तो हम लोग को अप्रिसिएशन और रिवैल्यूएशन, दो संकट का सामना करना पड़ता है। अप्रिसिएशन का हिंदी में हो गया मूल्य वृद्धि, और रिवैल्यूएशन का मतलब है अधिमूल्यन। वहीं जब इस घटता है एक्सचेंज रेट तो डिप्रिसिएशन या डिवैल्यूएशन की कंडीशन रहता है। डिप्रिसिएशन मतलब हो गया मूल्य का ह्रास, डिवैल्यूएशन मतलब हो गया अवमूल्यन। चलिए अब हम लोग बताते हैं आपको अप्रिसिएशन मीन्स क्या होता है। ये क्या होता है, मार्केट प्रेरित होता है, बाजार प्रेरित। अगर एक्सचेंज रेट मार्केट के कारण मतलब स्लोली, धीमी गति से नियमित रूप से बढ़ रहा है तो इसे बोलेंगे अप्रिसिएशन, अप्रिसिएशन मूल्य वृद्धि। मार्केट बेस्ड है ये, इस पे ये ज़्यादातर आपको फ्लोटिंग एंड मैनेज्ड एक्सचेंज रेट रेजिम में देखा जाता है। चलिए अब चलते हैं, रिवैल्यूएशन क्या होता है, अधिमूल्यन क्या होता है। क्या होता है, एक्सचेंज रेट का रेट जो है ना वो बढ़ा देते हैं मार्केट में, उसमें क्या था, धीमी गति से आपने खुद में खुद बढ़ा था मार्केट पे, जैसा मार्केट का डिमांड था उस अनुसार। पर डिवैल्यूएशन में ऐसा नहीं होता, इसमें क्या होता है, प्रशासनिक निकाय द्वारा एक्सचेंज रेट को बढ़ा दिया जाता है। ये ज़्यादातर आपको रिजिड एक्सचेंज रेट रेजिम में देखा जाएगा, जैसे चीन में कई बार इसका होगा। भारत के द्वारा अभी तक इस रिवॉल्यूशन कभी नहीं किया गया, कभी नहीं। अब देखिए जब एक्सचेंजेस घटता है, घटाया जाता है तो डिप्रेसिएशन और डिवैल्यूएशन का सामना करो। डिप्रेसिएशन भी बाजार प्रेरित होता है, धीमी गति से नियमित होते होते रहता है।
पर डिवैल्यूशन जब होता है, अवमूल्यन होता है, ये भी आपको प्रशासनिक निकाय के द्वारा उस एक्सचेंज रेट के वैल्यू को घटा दिया जाता है। ये आपको रिसिट रिजर्व में ज़्यादा देखा जाएगा, ज़्यादातर देखा जाएगा चीन में आप। पर इंडिया में भी स्टार्ट 1991 से पहले 4 बार हुआ है, 4 बार डिवैल्यूशन किया गया। सबसे पहले तो आपको जब वो हुआ था ना, कमर्शलाइजेशन ऑफ बैंक हुआ था, नेशनल कमर्शलाइजेशन बोलते हैं, नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक हुआ था 1949 में, तब हुआ था। फिर 1966 में दूसरा बार हुआ था। और सबसे गौर करने वाली बात है, 1991 में 2 बार हुआ था, 2 दिन के अंतराल में, 1 जुलाई को फिर 3 जुलाई को किया गया था। चलिए अब पढ़ते हैं हम लोग कन्वर्टिबिलिटी क्या होता है, कन्वर्टिबिलिटी परिवर्तनीयता। यहाँ पर तो लिखा हुआ द ईज विथ विच कंट्रीज करेंसी कैन बी कन्वर्टेड इनटू गोल्ड और अनदर करेंसी। मतलब क्या मुद्रा का परिवर्तनीय इतना होता है, मतलब इजी वे में कोई भी चेंज कर सकते हैं हम लोग। इस वे में रुपये के बदले गोल्ड ले लिए या अनदर करेंसी को ले लिए थे। ये होता मार्केट में देखा जाता है। पारस्परिक मूल्य द्वारा एक्सचेंज रेट का निर्धारण किया जाता है। इसमें क्या होता है, मतलब आपका फॉरेन करेंसी के लेन देन में पूर्ण स्वतंत्रता दिया जाता है और सुविधा भी प्रदान किया जाता है सरकार के द्वारा। देखिए इस सब के अलावा एक चीज हम आपको बताना चाहेंगे, जो फैक्टर है जो एक्सचेंज रेट को ज़्यादातर प्रभावित करता है। ये फैक्टर देख लिए, इफेक्ट क्या होता है, बढ़ता करता होता है, पर बढ़ता करता है कैसे, खुद बढ़ता है या मार्केट से कैसे बढ़ता है या सरकार इसे क्यों बढ़ाते जाते हैं। सबसे पहले देखिए, जब निर्यात की तुलना में आयात बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो एक्सचेंज रेट कम हो जाता है। मतलब क्या आप समझे ना, निर्यात की तुलना में आयात ज़्यादा कर ले, हम निर्यात ना करें, आयात ही ज़्यादा करने लगे, अधिक अधिक से ज़्यादा करने लगे, आवश्यकता से ज़्यादा करने लगे उसके कंपेरिजन में, तो हमारा क्या होता है, एक्सचेंज रेट कम हो जाता है। या व्यापार घाटा बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा तो भी एक्सचेंज रेट कम हो जाएगा। चालू खाता घाटा भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा तो रुपया बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाएगा। मतलब जैसे ही डेफिसिट होता है, करेंट अकाउंट डेफिसिट होता है, तो रुपया हमारा कमज़ोर होने का सबसे बड़ा कारण। अब इंडिया का परिप्रेक्ष्य में आपको हम बता दें, क्या मुद्रा पूर्ण परिवर्तनीयता है, कम्प्लीटली कन्वर्टिबल है या नहीं है। देखिए चालू खाता के संदर्भ में तो इंडिया में फुल परिवर्तनीयता है, कन्वर्टेबिलिटी है, करेंसी कन्वर्ट दिया गया है जो बस सिर्फ चालू खाता में। किंतु पूंजी खाता में अंशतः परिवर्तनीय दिया गया, जिसके कारण से पता है आपको भुगतान संतुलन खाता भी अंशतः परिवर्तन है, क्योंकि भुगतान संतुलन चालू खाता और पूंजी खाता दोनों से मिलकर बनता है। चालू खाता पूर्णतः परिवर्तनीय जहाँ है, वहीं पूंजी खाता अंशतः परिवर्तनीय है। परिणाम स्वरूप भुगतान संतुलन भी अंशतः परिवर्तनीय है। तो हम इसे सीधा बोल सकते हैं कि इंडियन करेंसी इज पार्शियली कन्वर्टेबल, अंशतः परिवर्तनीय रुपया। ओके, थैंक यू फ्रेंड। समझ समझा पाया होगा तो लाइक कमेंट और शेयर कीजिए।